सुधीर सर सभी को अपने चैनल बिहार क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे कि क्लास 10 का फिजिक्स के दूसरा चैप्टर के पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो हम आपको बताए हैं ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन तक बताए हैं। क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये लास्ट बताए थे। तो क्रांति कोण क्या था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तित जो होता है 90 डिग्री के साथ होता है। वो जो अपवर्तित होता है वो 90 डिग्री के साथ होता है। तो अपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनती है उसी को क्रांति कोण कहते हैं। ठीक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या बताए थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो क्रांति कोण से अधिक कोण, क्रांति कोण से अधिक कोण से अपतित होती है किरण। तो क्या होती है वो माध्यम चेंज ना होती है, अपवर्तित ना होकर वो परावर्तित होती है पूरा। जैसे देखिए ये हुआ अपवर्तित हो गया ना, ये जो हुआ क्रांति कोण हुआ, ये जो हुआ अपवर्तित हो रहा है तो 90 डिग्री के साथ ही अपवर्तित हो रहा है। ठीक। और यही जो है अभिलंब और ये अपतित किरण इसी को क्या कहते हैं क्रांति कोण। क्रांति कोण से अधिक, क्रांति कोण से अधिक से अपतित किरण जो होगा वो अपवर्तित ना होकर परावर्तित हो जाती है। क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना। उसके बाद आता है स्नेल का नियम। स्नेल जो है वैज्ञानिक का नाम है। स्नेल जो पहले जो परिभाषा दिए थे, स्नेल साहब जो पहले परिभाषा दिए थे वो बोले थे कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश परावर्तित नहीं होती है, अपवर्तित होती है। क्या होती है? अपवर्तित होती है। मगर बीच में कोई ऐसा घटना घट गया जो उनकी परिभाषा से बाहर हो गया, उनकी परिभाषा से बाहर हो गया है ना। उसी को हम लोग स्नेल की परिसीमा कहते हैं। फिर से समझिए इसको। क्या बोले? स्नेल साहब ने पहला जो परिभाषा दिए थे वो बोले थे कि प्रकाश जब माध्यम चेंज करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपवर्तित होती है। क्या होती है? अपवर्तित होती है। मगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा जब आया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जब घटा तो इनकी परिभाषा दूसरा परिभाषा हो गया, इनका दूसरा परिभाषा हो गया। क्या हुआ कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करेगी तो अपवर्तित नहीं होकर वो क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो जो परिभाषा दिए थे उससे ही बाहर हुआ कि नहीं? उनका क्या पहला परिभाषा क्या था कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित होती है। मगर इसमें अपवर्तित हुआ नहीं हुआ, इसमें क्या हो गया? परावर्तित, जो उनकी परिभाषा से बाहर है। इसी को हम लोग स्नेल की परिसीमा कहते हैं। स्नेल की परिसीमा किसको कहेंगे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित नहीं होकर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, जो अपवर्तित की सीमा से बाहर है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिसीमा। चित्र में आप देख रहे होंगे ये जो प्रकाश अपतित हुई, आई दूसरा माध्यम में गया तो क्या हो गया? ये विरल माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? प्रकाश अपवर्तित हो गया। तो ये जो अपवर्तित हुआ ये स्नेल की परिसीमा यानी स्नेल की पहला नियम था, परावर्तित हुआ। मगर इसमें क्या हो गया कि वो परावर्तित नहीं हो, क्या हो गया? अपवर्तित हो गया, परावर्तित हो गया। क्या हो गया? जो इसकी सीमा से बाहर है ना, जो इसकी सीमा से स्नेल की परिसीमा से बाहर है, अर्थात परिसीमा। स्नेल की सीमा से जो बाहर होगा उसको क्या कहेंगे? परिसीमा। देखिए परिभाषा से साफ साफ समझ में आएगा। ऐसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपवर्तित नहीं होकर परावर्तित हो जाती है, जो स्नेल की
परिसीमा से इसी को हम लोग स्नेल की करते हैं। क्यों? क्योंकि स्नेल साहब ने बोले थे कि माध्यम, जब प्रकाश का माध्यम चेंज होता है तो परावर्तित नहीं होती है, क्या होती है? अपवर्तित होती है। यही परिभाषा पहला दिए थे, मगर इसमें क्या हो गया? परावर्तित हो गया। तो उस जो परिभाषा से बाहर है, जब प्रकाश के किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण के द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित नहीं होकर परावर्तित हो जाती है। जो स्नेल की सीमा से बाहर है उसे स्नेल की परिसीमा कहते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा। आ गया ना? वही जो बाहर हुआ ना, इसी को की कहते हैं हम लोग? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण माने पूरा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन हो रहा है ना, परावर्तन हो रहा है ना, तो इसी को की कहेंगे हम लोग? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आ गया? चलिए आगे आ जाइए। अगला क्या स्नेल के नियम में बताया था? स्नेल के नियम के बाद आता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम, है ना? प्रकाश का अपवर्तन आपको बता दिए थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित होते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है ना? जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रकाश जाती है तो क्या होती है? अपने पथ से, अपने रास्ते से हटकर आगे की ओर बढ़ जाती है। उसको की कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। जिस प्रकार प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है ना, बस सेम यही है। उसमें कोण I बराबर कोण R था, मतलब अपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर था। इसमें क्या है? अपतन कोण और परावर्तन कोण का अनुपात है ना? अनुपात क्या है? अनुपात। चलिए क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित होते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है ना? बढ़ जाता है। उसको प्रकाश का अपवर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। पहला आपतित किरण, अब एकदम परावर्तित नहीं करना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, उसमें भी था ना। उसके बाद किसी विशेष माध्यम के लिए अपतन कोण की जया, अपतन कोण की जया, जया का मतलब समझते हैं? त्रिकोणमितीय निष्पातन को हम लोग जया कहते हैं। त्रिकोणीय निष्पातन 6 होते हैं। त्रिकोणीय निष्पातन 6 होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट को हुआ 6। तो त्रिकोणमितीय निष्पातियां जो होती है 6 निकाला जो गया है उसी को हम लोग की कहेंगे? जया। जया और अपतन कोण की जया, अपतन कोण की जया। अपतन कोण को I से, अपवर्तन कोण को R से। जया का अनुपात, अपतन कोण की जया का अनुपात। अपतन कोण और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, एक मतलब नियत मान होता है ना, बदलता नहीं है, जिसे म्यू या n द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात बोले ना, जया का मतलब त्रिकोणमितीय निष्पातियां, साइन, साइन है, साइन लिए, और अपतन कोण को I से, अपवर्तन कोण को R से, है ना? अपतन कोण को I से, अपवर्तन कोण को R से। तो साइन कोण की जया का अनुपात माने बटा जो मान होता है, ये क्या होता है? एक नियतांक जो म्यू के बराबर, एक नियतांक के बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। ये सिद्ध भी होता है, मगर तुमको जरूरत नहीं है, आपकी किताब में भी नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं सीखे। सिद्ध भी होता है ना? समझ गया? फिर से समझाते हैं। प्रकाश का अपवर्तन तो समझ में आ गया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, अपतन कोण, अपवर्तन, अपतित किरण और अपवर्तित किरण, और अपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम था किसी विशेष माध्यम के लिए अपतन कोण की जया, अपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। जया का मतलब बता दिए, त्रिकोणमितीय निष्पातियां। अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जो नियतांक को हम लोग म्यू या n द्वारा सूचित करते हैं। अर्थात साइन I बटा साइन R बराबर म्यू या n। कोई दिक्कत? चलिए आगे।
अपवर्तन का उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण 2 नंबर कन्फर्म पूछेगा। क्या क्या पूछेगा कि गिलास में भरी, बाल्टी में भरी है ले अच्छा तो गिलास कर दे। फिर आप देख के जाके जा सुनिए इधर, गिलास में भरी बाल्टी ना है, गिलास में भरा पानी में छड़ी अगर है तो तिरछी मालूम पड़ता है। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। बाल्टी में या गिलास भरा हुआ, गिलास पानी से भरा हुआ गिलास में अगर सिक्का रखा हुआ है तो वो अपने वास्तविक स्थिति से हटा हुआ प्रतीत होता है। बात समझ रहे हैं? पानी में तैरती हुई मछली अपनी वास्तविक स्थिति से हटा हुआ मालूम पड़ता है। तब देखोगे अगर जो पकड़ा होगा टटकोर के मछली, अगर वो जना रहा, भाग रहा तो लगेगा कि यहाँ पर पकड़ेगा नहीं, तो लगेगा कि अगर मुड़िए पकड़ेगा, मगर पकड़ाता अगर पूछिए कहा है पता है? क्योंकि हम बताए हमको जनाता है कैसे, जो वास्तविक स्थिति में रहता है वो स्थिति में जनाता नहीं है। इसका कारण क्या है कि जब मछलियां वो कौन माध्यम में, सघन माध्यम, हमारा अखिया कौन माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपनी वास्तविक स्थिति से हटा हुआ मालूम पड़ती है, वास्तविक स्थिति से हटा हुआ मालूम पड़ती है। इसलिए पकड़े के मुड़िया तो पकड़ा जाता है, अगर पकड़ होले अगर पुछिया जाने पुछिया पकड़ेगा तो ऐसी आ जाता है सोखा 25 की होता है तो जा साला भाग लो, बड़का गो था भाग है नहीं, होता है नहीं। तो यही कारण है। कहीं सुने होंगे कि एक स्वयंवर था, हम लोग का जो था ना स्वयंवर महाभारत में दिखाया गया है, वो पानी में तैर रहा था मछली। अब बिना उस मछली को देखे हुए नीचे दर्पण लगा हुआ उसमें से तीर मारना था उसके आंख में, तो सब गौर करके मारता था, अखिया में तो लगता था नहीं, क्योंकि जो जनाता था वहां पर है रहेगा, वो अपना वास्तविक स्थिति से क्या रहेगा। तो उस समय भी दिमाग लगाया विज्ञान वाला, उस समय भी दिमाग आदमी लगाया विज्ञान वाला, सोच लो। तब वो जहां पर मतलब कि उसको जहां पर लग रहा उससे वो हटा हुआ है, जहां पर मतलब कि लग रहा था कि यहाँ मेन पॉइंट यहाँ पर है ना, मेन पॉइंट यहाँ, तो मारा वो यहाँ, क्योंकि वास्तविक में यहाँ था, जना रहा था यहाँ, तो वास्तविक स्थिति से अलग था, तो जहां पर जना रहा था वहां पर मारा नहीं। बात समझ रहा है ना? तो उसी प्रकार हम लोग पकड़े जाते हैं, कहता टिटकोर टिटकोर के दमरू हो जाते हैं तो पकड़े नहीं करता है, मछलियां भाग जाता है। तो उसको विज्ञान के तरीका से पकड़ोगे तबे पकड़ाएगा, है ना। और अंधेरा में पकड़ता है, अगर मछली की जगह पर पकड़ा भी जाता है ना, सब पकड़ा जाता है। हमारे ने बोले थे कि हमारा एक दोस्त थे गोपाल पंडित जी, नदी में मार रहे थे और वो मतलब कि जहां पर मार रहे थे वहां पर डोरी ज्यादा निकल रहा था, बस पकड़ बोले बड़की डोरी हो, और जैसी ऊपर की आवाज धर लिया यहीं पर, यही था। वो चिल्लावे लगे, उस हवा से गुम हो गया, खाली बोल रहे अगे मैया अगे मैया अगे मैया, मतलब उस टाइम से। फिर बाबा मेरा दादाजी थे वहां दौड़े तो छुड़ाए, मगर बोले कि डोड़वा बस होता कुछ नहीं है। अब वास्तविक में जो खतरनाक चीज होता है उससे आदमी खेलता नहीं है, जो खतरनाक नहीं होता। कभी तुम लोग देखा है कि जो हमन सांप से मजाक करते कोई आदमी को, और डोड़वा सांप रहेगा उसको पुच्छी पकड़ के नचा रहा है, ऐसे कर रहा है, उसे कर रहा है ना, क्योंकि उसको पहले बता दिया गया है कि अगर जान नहीं है बाबूआ, इसलिए बस मजाक करता है। और पहले बता दिया कि एक बार काट लेगा गाँव में कोई उपाय नहीं, तो दूरे रहता कि नहीं भाई नहीं मार ये अमन सांप है। तो मतलब कि अगर कोई चीज बता दिया है आपको, अगर वो विचार कर लिए तो वो भूलिएगा नहीं, आप समझ रहे हैं। तो कोई भी लड़का कोई बच्चा को देखोगे खेलते हुए तो डोड़वा सांप से खेल जाता है, मगर बेहमन सांप से खेलता नहीं, जान रहा है ये खतरनाक चीज है। तो वही है प्रकाश के परावर्तन। तारा देख रहा है, तारा टिमटिमाता है, कभी जनाता कभी जनाता नहीं है, ये प्रकाश का अपवर्तन का ही उदाहरण है ना। तो हम बता रहे हैं कि गिलास में रखा हुआ छड़ी
तिरछा मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि छड़ी जो है किस माध्यम में? सघन माध्यम में। हम जो देख रहे हैं वो किस माध्यम में? विरल माध्यम में। प्रकाश पड़ता सबसे पहले कहाँ है? वो छड़ी पर। छड़ी पर पड़ने के बाद हमारी आँख पर कोई वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं? पहले उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है ना, उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है ना, प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है ना। ये वस्तु है तो पहले प्रकाश इस वस्तु पर पड़ा, इस वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तन के बाद हमारी आंख पर आया, हमारी आंख पर आता है, अपवर्तन के बाद हमारी आंख पर आता है। तो इसका नियम है कि अब किस माध्यम में वो है, किस माध्यम में जा रहा है। अगर उस हम विरल माध्यम में है, हम सघन माध्यम में है और वो विरल माध्यम में है, तो वो अभिलंब से क्यों होगा? सटा हुआ। हम विरल है और पानी में छड़ी है सघन में, तो वो अभिलंब से दूर हटेगा। मतलब जहां पर है उससे क्यों होगा? दूर हटेगा। दोनों में दूरे हटता है, दोनों स्थिति में क्यों होगा? दूरे ही हटेगा। तो एक उदाहरण बढ़िया से समझ जाइए आप, कोई भी उदाहरण देगा वो आराम से बना लीजिएगा। एक उदाहरण समझिए कि पानी में रखा हुआ छड़ी है और तिरछा जनाता है। क्यों जनाता है? क्योंकि प्रकाश जब है वो छड़ी पर पड़ा और छड़ी पर पड़ने के बाद हमारी आंख पर पड़ा, तो छड़िया कौन माध्यम में है? सघन माध्यम। हमारी आंख विरल माध्यम में। तो प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो अपने वास्तविक स्थिति से हटा हुआ मालूम पड़ती है। इसलिए छड़िया हमको टेढ़ा दिखाई पड़ता है। छड़िया हमको सेम उदाहरण, पानी में रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक स्थिति से उठा हुआ मालूम पड़ती है। तो कारण क्या है? कि कौन माध्यम में? सघन माध्यम में। सघन माध्यम है हमारी आंख विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अपनी वास्तविक स्थिति से हटा हुआ मालूम पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? चलिए देखिए, जल से भरी गिलास में रखी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। क्यों टेढ़ी क्यों दिखाई पड़ती है? छड़ी का जो भाग जल में डूबी हुई होती है उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। हम बोले थे ना कि छड़िया सघन माध्यम में सबसे पहले प्रकाश सघन माध्यम में पड़ा और उसके बाद हमारी अखिया पर पड़ा, तो हमारा अखिया कौन सी में है? विरल माध्यम में पहुंचती है। तो अभिलंब से दूर हटते हुए नेत्र पर आपतित होती है और जब दृष्टि रेखा को काल्पनिक रूप से बढ़ाया जाता है तो छड़ी वास्तविक स्थिति से अलग कटती हुई मालूम पड़ती है। जहां पर है उससे हटा हुआ मालूम पड़ती है। इसलिए जल से भरी गिलास में रखी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। जैसे कि चित्र बता दिए हैं कि पानी छड़िया है, पनिया सघन माध्यम में, अखिया है हवा विरल माध्यम। तो पहले ही छड़िया पर पड़ा, छड़िया पर पड़ने के बाद अखिया पर पड़ा, तो अखिया पर पड़ा तो आना चाहिए इधर, तो जना रहा इधर। वास्तविक स्थिति से हटा हुआ मालूम पड़ रहा है ना। इसी को हम लोग की कहेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। एगो ये हो गया, सिक्का हो गया, एक हो जाएगा आपको हो सके मछली भी बोल दे, है ना, तो मछली भी वही इसी में मारेंगे। एक आता है तारे टिमटिमाते, वो बता देते हैं। चलिए आ जाइए, तारे टिमटिमाते दिखाई क्यों पड़ते हैं? एक क्वेश्चन पर आता है कि सूर्योदय और सूर्य अस्त के बाद भी दिखाई क्यों पड़ता है? समझ रहे हैं? और एक उदाहरण है, सूर्योदय के समय सूर्य चिपटा क्यों दिखाई पड़ता है? कि सब जो है अपवर्तन का ही उदाहरण है। देखो तारे टिमटिमाते, एक याद समझ जाएगा, समझ जाओगे। तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई पड़ते? क्योंकि तारे जो है हमसे काफी दूर में है ना, तो उस तारा और हमारे आंख के बीच में ढेर सा धूल कण, जल कण, वायु कण है ना, समझ रहा है ना। तो प्रकाश जब उस तारा पर पड़ता है, तारा पर पड़ता नहीं, तारे के पास अपना प्रकाश रहता है। तारे के पास अपना प्रकाश है, याद रखिएगा। तारे के पास अपना प्रकाश है ना। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के कारण चमकता है, मगर तारे के पास अपना प्रकाश है। तो तारे के पास जब अपना प्रकाश है तो प्रकाश जब वहां से चलती है हमारी आंख पर आती है
तो वो अनेक माध्यम से होकर आना पड़ता है, जैसे धूल कण, जल कण, वायु कण, समझ रहे हैं, तो उससे टकरा के आती है, प्रकाश उससे टकरा के आती है। तो अनेक माध्यम में जब जैसे वायु कण रहे, फिर जल कण रहे, तो वायु कण हो गया विरल माध्यम, जल कण हो गया क्या, सघन माध्यम। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, इस प्रकार होती हुई हमारी आंख पर आती है ना। तो माध्यम चेंज होता है कि नहीं, तो माध्यम चेंज होने के कारण वो कभी हमको दिखाई पड़ती है, कभी दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं माध्यम चेंज होगा तो ये अपन वास्तविक स्थिति से हटेगा कि नहीं। अब फिर जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा, तो सघन माध्यम से विरल में आएगा तो हट जाएगा, फिर विरल से सघन में आएगा तो फिर जैसे था वो फिर इधर आएगा, बस समझ रहा है ना। तो उसी कारण वो हमें कभी दिखाई पड़ती है, कभी दिखाई नहीं पड़ती है, जिसे हम लोग टिमटिमाना कहते हैं, जिसे हम लोग टिमटिमाना कहते हैं। क्या बोलिएगा कि जब तारे की प्रकाश हमारी आंख पर अपतित होती है तो बीच में जो अनेक माध्यम से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है ना, अनेक माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है। तो अनेक माध्यम से गुजरने के बाद तारे कभी हमें दिखाई पड़ती है, कभी दिखाई नहीं पड़ती है, जिसे हम लोग टिमटिमाना कहते हैं। इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। कोई दिक्कत? क्या कह रहा है? तारे टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों पड़ती है? तारों से निकलने वाली बोले तारा के पास अपना प्रकाश है, तारों से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अनेक माध्यम से गुजरती है, तो माध्यम के परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें अनेक बार विचलित होती है। अनेक बार विचलित का मतलब मुड़ना, अनेक बार मुड़ती है, जिसके कारण तारे कभी दिखाई पड़ते हैं, कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए हम तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। बता दिए हैं, कभी जनाता है, कभी वो हट जाता है, फिर अपनी स्थिति में आता है, कभी हट जाता है। बात समझ रहे हैं? इसी को हम लोग की कहेंगे टिमटिमाना। की कहेंगे टिमटिमाना। समझ गए अच्छी तरह से? इसका एक उदाहरण 100% पूछेगा, इसलिए इसको बारीकी से जितना उदाहरण है सब एक जगह इकट्ठा करके उसको देख लीजिए। एक बार देखिएगा याद हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको याद है। प्रकाश के परावर्तन के नहीं उदाहरण है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जब प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा जब आपको याद है तो कोई भी उदाहरण आराम से दे दीजिएगा। यही होगा कि हम जो शब्द लिखाएं जरा सा पीछे वो आप ऊपर कर दीजिएगा, ऊपर है तो नीचे कर दीजिएगा, यही कीजिएगा। मगर आपका बात जो दिमाग में एडजस्ट हुआ है उससे निकलेगा नहीं, वो कैसू न कैसू उसको लिख दीजिएगा। कब? जब प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा याद रहेगा तब। बात समझ गए? अब जो है और आगे हम बताएंगे, इसका उदाहरण आप बना कर और 2-4 हम लिखा देंगे, इसका उदाहरण आप बना के लाइएगा। ठीक।